10th की विषय अध्यापिका, उसी चैप्टर के साथ जो अभी मैं इससे पहले की क्लास में आपको बताया था, उत्साह चैप्टर। आज उससे संबंधित हम लोग प्रश्नोत्तर पर डिस्कशन करने जाएंगे। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको उत्साह जो कि काव्य का चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित, तो वो समझाया था। आज उसके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर शुरू कराने से पहले जैसे कि मैं पुनरावृत्ति कराती हूँ, तो मैं थोड़ा सा पाठ से पहले संबंधित बता रही हूँ आपको संदर्भ, कि उसका संदर्भ क्या था उत्साह का, कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित किससे लिया गया है, उत्साह शीर्षक से उद्गृत है या अवतरित है या ली गई है। उसके बाद ये तो था संदर्भ। अब आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग में क्या था हमारा, कि इन काव्य पंक्तियों में कवि निराला जी ने किसको माध्यम बनाकर, बादलों को माध्यम बनाकर देश की आम जनता में उत्साह का संचरण करना चाहा है, उत्साह का भाव जगाना चाहा है, क्योंकि उन्होंने बादलों को किसका प्रतीक माना है, क्रांति का प्रतीक, यानी क्रांति का अग्रदूत। तो ये हो गया हमारा क्या हुआ, प्रसंग। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, अर्थ। थोड़ा से मैं अर्थ के बारे में भी बता रही हूँ, कि कवि किसको, बादलों को माध्यम बनाकर देश की आम जनता को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कह रहा है, कि हे बादलों क्या करो, इस अनंत आकाश को चारों ओर से क्या कर लो, घेर लो, और क्या करो, गरज के साथ तेजी से वर्षा करो। ये हे बादलों क्या करो, कि इस अनंत आकाश को चारों ओर से घेर लो और गरज के साथ तेजी से वर्षा करो, ताकि जो हमारे आलस में पड़े लोग हैं जागे, उत्साहित हो, संघर्ष करें, है ना, समाज में फैली जो बुराइयां दूर करें, अन्याय अत्याचार का विरोध करें। उसके बाद कवि आगे क्या कह रहा है, कि कवि को आकाश में जो काली काली घटाएं उमड़ती, वो कवि को कैसी लग रही है, बच्चों की काले सुंदर घुंघराले बालों के समान प्रतीत होती है। किसको, कवि को। यहाँ बाल कल्पना से में क्या था, उपमा अलंकार भी था। अब उसके अलावा कवि क्या कह रहा है, कि विद्युत छवि के साथ, बिजली की गरज के साथ क्या करो, तेजी से वर्षा करो, ताकि लोग जो आलस में पड़े हुए हैं वो जागें, संघर्ष करें और समाज का क्या करें, नव निर्माण करें, समाज में फैली बुराइयों को दूर कर सकें। अब उसके बाद कवि क्या कह रहा है, कि वज्र के समान कठोर बनकर क्या करो, वर्षा करो, ताकि जो हमारे अन्य कवि हैं वो लीक से अलग हटके, परंपरा से अलग हटकर कुछ ऐसा लिखें कि जिससे लोगों के अंदर जोश का भाव जागृत हो, है ना, लोग उत्साहित हो और क्या करें, संघर्ष करें, मेहनत करें। अब आगे कवि क्या कह रहा है, और अन्याय अत्याचार के खिलाफ बगावत कर सके, विद्रोह कर सके। अब आगे कवि क्या कह रहा है, नेक्स्ट आगे की लाइनों में, पंक्तियों में, कि कवि को बादल कुछ कैसे दिखाई दे रहे हैं, कि कुछ उन्मन है, कुछ बेचैन है, व्याकुल है, दुखी है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि कवि का दृष्टिकोण कैसा, समग्र, व्यापक, उसे प्राणी मात्र की चिंता। कवि दुखी है तो कवि को क्या लग रहा है, कि बादल भी कुछ कैसे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, है ना, बेचैन है। तो कवि उनसे बेचैनी का कारण पूछ रहा है, उनके दुख का कारण। और कवि कह रहा है कि शायद तुम देख रहे हो पृथ्वी पर जो जीवधारी है वो प्यास से, गर्मी से व्याकुल है, और जो हमारे किसान, क्योंकि हमारी अधिकांश जनसंख्या क्या है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि हमारी मानसून पर, बादलों की ओर निगाह लगाए बैठे हैं, कौन, किसान। और कभी क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा है ना, तो कभी सब ये जानता है, महसूस कर रहा है कवि को। और क्योंकि समग्र भाव है उसके अंदर क्या है, कि कवि का दृष्टिकोण व्यापक है, उसके अंदर क्या है, मैं का भाव ना होकर हम का भाव, उसे प्राणी मात्र की चिंता है, लोगों की चिंता है, लोगों को दुखी देखता है तो कभी भी दुखी है। तो कवि कह रहा है कि इसके लिए बादलों से कि आह्वान कर रहा है, बादलों को संबोधित कर रहा है, पुकार रहा है कि क्या करो, गरज के साथ बारिश करो, ताकि जो हमारे जीवधारी हैं पृथ्वी पर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, उनकी प्यास क्या हो सके, बुझ सके, है ना। और इसके अलावा जो हमारे किसान हैं प्रसन्न हो सके, हमारी खेतों में फसल लहराने लगे। जब खेतों में लहराती फसल को देखेगा किसान झूम उठेगा, और उसकी खुशी में ही, आम जनता की खुशी में ही क्या है, कवि की खुशी। तो ये था हमारा पाठ। उसके बाद था काव्यगत सौंदर्य, जो कि मैंने बताया था काव्यगत सौंदर्य में, कि भाषा खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा क्या है, रस, वीर रस, शैली जो थी वो कौन सी थी,
संबोधनात्मक शैली। तो ये था हमारा क्या था, क्या, रस, छंद, अलंकार, शैली। क्लियर। तो ये था हमारा काव्यगत सौंदर्य, या जिसको हम कहते हैं शिल्प सौंदर्य। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर, क्योंकि यदि चैप्टर आपने अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन के आप आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। तो हम अपने एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्यों। कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कवि ने बादलों को किसका प्रतीक माना है, क्रांति का, यानी क्रांति का अग्रदूत, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, गरजने के, बरसने के स्थान पर गरजने, क्योंकि यदि बादल गरज के साथ तेजी से वर्षा करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे लोग हैं, आलस में पड़े हैं, आम जनता है ना, वो जागे, आलस्य को दूर करें, अन्याय और अत्याचार को जो सहन कर रहे हैं वो क्या ना करें, अन्याय अत्याचार को सहन ना करें, बल्कि उसका खुलकर विरोध करें, संघर्ष करें, समाज में फैली बुराइयों को दूर करें। और कभी इसलिए गरजने के साथ बरसने के लिए कहता है, किसको, बादल को, ताकि लोग उत्साहित हो, क्योंकि कभी बादलों को माध्यम बनाकर क्या कर रहा है, देश की आम जनता को जगाना चाहता है। जो हमारी सोई जनता है उसको जगाना चाहता है, किसको माध्यम बनाकर, बादलों। तो इसलिए कभी बादलों से क्या कह रहा है कि वो गरज के साथ तेजी से बारिश करें, ताकि जो हमारे आलस में पड़े लोग हैं, अकर्मठ लोग हैं, वो जागें, संघर्ष करें, मेहनत करें, अन्याय अत्याचार का विरोध करें, समाज में फैली बुराइयों को दूर करें, और उनके अंदर कभी क्या भरना चाहता है, उत्साह, यानी जो कि हमारे पाठ का शीर्षक ही है, उत्साह। तो इसलिए कभी बादलों से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, लोगों में जोश का भाव जागृत करने के लिए, उत्साह का भाव जगाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। इसमें भी लमसम वही रहेगा कि कविता का जो शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, क्यों, क्योंकि कवि ने क्या माना है, बादलों को क्रांति का प्रतीक, क्रांति का अग्रदूत, और बादलों को माध्यम बनाकर वो क्या कर रहा है, देश की आम जनता को संबोधित कर रहा है। कवि क्या कर रहा है कि वो जागे, है ना, और क्या करें कि उत्साह क्यों रखा है, कि लोगों के अंदर उत्साह का संचरण हो, उत्साहित हो लोग, जागे, संघर्ष करें, जो अकर्मठ है, जो आलस में पड़ी हमारी जनता है, वो जागे, संघर्ष करे, मेहनत करे, समाज में फैली बुराइयों को दूर करे, समाज का नव निर्माण करे, है ना, लोगों में नवजीवन प्रदान करे। तो इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि आम जनता में उत्साह का संचरण करना ये कवि की चाह है, ये कवि की कोशिश है। तो इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तो क्या लिखना होगा आपको कि कवि, क्योंकि बादलों को क्या माना है, क्रांति का प्रतीक, क्रांति का अग्रदूत, और कवि ने बादलों को माध्यम बनाकर देश की आम जनता में उत्साह के भाव का संचरण करना चाहा है, उत्साह का भाव जगाना चाहा है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में जो बादल है वो किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, कि एक ओर तो क्या करता है कि फुहार, रिमझिम और बरसने की ओर, कि क्या करें, नवजीवन प्रदान करने वाले, यानी वर्षा के रूप में, ताकि सुख समृद्धि छाए सब तरफ। तो एक ओर तो किस ओर करता है, फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए, है ना। अब क्यों बरसने के लिए, ताकि जो जीवन का आवश्यक तत्व है पानी, पानी को प्रदान करके क्या करेगा कि सब तरफ क्या होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि प्यासे लोग व्याकुल हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए। तो एक तो जीवन का जो आवश्यक तत्व है कौन सा, पानी, उस ओर कर रहा है, पानी प्रदान कर सुख समृद्धि प्रदान करना, सुख शांति और समृद्धि लोगों को प्रदान करने के लिए। और दूसरा किसके लिए कर रहा है वो, कि दूसरी ओर गर्जन के साथ, यानी गरज के साथ बारिश करके क्या करें, गरज के साथ बारिश करें, ताकि क्या हो कि विध्वंस, विनाश, विप्लव, और इसके अलावा नवजीवन, नूतन कविता, नव निर्माण, इन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, फुहार, रिमझिम और बरसने के लिए प्रयोग किया गया है, कि अर्थ में संकेत करता है। एक और तो फुहार के अर्थ में, रिमझिम के अर्थ में, बरसने के अर्थ में,
जीवन का आवश्यक तत्व है कौन सा? पानी प्रदान करना। सुख, शांति और समृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है? एक और तो इतनी और प्रयुक्त हुआ है, दूसरी ओर गर्जन के साथ क्या है, किस किस रूप में प्रयुक्त हुआ है कि गर्जन के साथ विप्लव है, विध्वंस है, विनाश है, नव जीवन है, नूतन कविता है, नव निर्माण है ना, इन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल इन अर्थों की ओर संकेत करता है, यानी बादलों की माध्यम बनाकर इन अर्थों की ओर संकेत कराया है। किसने? कवि ने। तो आपको ये सारा देना होगा। नई कविता, नूतन कविता है ना, नई कविता के अर्थ में, नव निर्माण में, नव जीवन में, विध्वंस में, विनाश में, है ना, इस ओर संकेत करता है। अब आगे, उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाच सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखें। पूरी कविता ही है बेटा आपकी नाच सौंदर्य पर ही है। पूरी कविता है, उसमें क्या है? नाच सौंदर्य कि घोर घोर, घेर घेर, है ना, विकल विकल, उन्मन उन्मन, और बाल कल्पना कैसे पाले, और क्या है? काले घुंघराले, विकल विकल, उन्मनते उन्मन। पूरी कविता में ही क्या है? नाच सौंदर्य है। नाच सौंदर्य क्या है? एक सी साउंड जो आती है ना, मिलती हुई जो स्वर होते हैं, आवाज होती है, ध्वनिया, वो कहलाती है नाच सौंदर्य। और नाच सौंदर्य क्यों होता है बेटा कविता में? ताकि कविता को रोचक बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, पढ़ने में अच्छी लगे, रोचक लगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं? नाच सौंदर्य, है ना। नाच सौंदर्य क्या होता है? एक सी साउंड, एक सी आवाज वाली, ध्वनि वाले, जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से क्या है ना, हमें अच्छा लगता है, रोचकता आती है, रोचक लगती है कविता, तो इसलिए हम क्या करते हैं? नाच सौंदर्य का प्रयोग। तो अब यहाँ पर क्या है, किस कविता में कौन कौन सी आई है बेटा नाच सौंदर्य? जैसे क्या है? घेर घेर, घोर घोर, ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि, विकल विकल, ये जो है सारी की क्या है? नाद सौंदर्य। अब आया क्या है बेटा कि उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है? तो ये वाला हो गया। अब आगे, कवि किससे क्या कह रहे हैं? कवि किससे क्या कह रहे हैं? कवि आकाश में जो काली उमड़ते बादल हैं उनसे कवि कह रही है, काली काली घटाओं से, कि इस अनंत आकाश को चारों ओर से घेर लो और क्या करो? गरज के साथ तेजी से वर्षा करो, है ना, ताकि लोगों के अंदर जोश का भाव जागृत हो। तो कवि किससे क्या कह रहे हैं? दो बातें हैं, एक तो किससे और क्या कह रहे हैं। तो किससे में आएगा आपको कि काले काले जो उमड़ते बादल आ रहे हैं, काली काली जो घटाएं हैं, काले काले जो उमड़कर बादल आए हैं, तो उनसे कवि कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि वो क्या करें? इस अनंत आकाश को चारों ओर से घेर लें और तेजी के साथ यानी गरज के साथ वर्षा करें, ताकि लोगों के अंदर उत्साह का भाव जागृत हो सके। क्लियर है बेटा? अब आगे, कि कवि ने बादलों को विकल और उन्मन क्यों कहा है? कि कवि ने बादलों को विकल और उन्मन यानी बेचैन, और उन्मन माने दुखी। विकल माने क्या है बेटा? जरा अर्थ समझ लें। विकल माने व्याकुल या बेचैन, उन्मन माने दुखी क्यों कहा है? जैसा मैंने बताया, कवि का दृष्टिकोण समग्र, व्यापक, उसी प्राणी मात्र की चिंता, उसके अंदर क्या है? हम का भाव है। वो देख रहा है देश की आम जनता दुखी है ना, अन्याय अत्याचार को सहन कर रही है, दुखी है, परेशान है ना, अकर्मठ बैठी हुई है। तो कवि दुखी है, परेशान है आम जनता को देखकर। तो इसलिए कवि क्या लग रहा है? कवि को बादल भी कैसे लग रहे हैं? दुखी, क्योंकि कवि क्या है? खुद मैंने आपको बताया था ना, यदि हम दुखी होती है, प्रकृति हमारे साथ हंसती है, प्रकृति हमारे साथ रोती है। जब हम प्रसन्न है, आसपास का वातावरण भी हमें प्रसन्नचित लगता है। दुखी है तो हमें आसपास का वातावरण भी क्या लगता है? दुखी। वैसे ही कवि है, कवि को बादल ही क्या लग रहे हैं? दुखी। तो क्यों लग रहे हैं कवि को? कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो जो पृथ्वी पर जीवधारी है, प्राणी है, उनके दुख को देखकर कौन है? बादल दुखी, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका कि कवि ने बादलों को विकल और उन्मन क्यों कहा है? क्योंकि कवि को ऐसा लग रहा है ना, कवि दुखी है, परेशान है आम जनता को देखकर, है ना। तो उसके अंदर क्या है? दुख का भाव। उसको बादल भी कैसे लग रहे हैं? दुखी, परेशान। और उसको ऐसा लग रहा है कि मानो जो पृथ्वी पर जीवधारी है, उनके दुख को देखकर बादल क्या है? दुखी है। उनके दुख को देखकर कि वो प्यास से व्याकुल है, बेचैन है, और उनकी अन्य समस्याओं को देखकर क्या है? कवि क्योंकि दुखी है, तो कवि को बादल भी इसलिए क्या लग रहे हैं? दुखी, कि बादल भी क्या है? दुखी है और परेशान है। तो इसके लिए कवि बादलों को संबोधित भी कर रहा है कि किसी भी दिशा से आ जाओ, अज्ञात दिशा से, और इस अनंत आकाश को चारों ओर से घेर लो और क्या करो? गरज के साथ तेजी से वर्षा करो। अब आगे क्या है बेटा कि कवि ने घनघोर बादलों की तुलना
या आकाश में उमड़ती काली घटाओं की तुलना किससे की है? किससे की है? क्या है थी? क्या क्या करी है? किससे? ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ये लाइन थी ना। किससे की है तुलना उसने? कि बच्चों की काले सुंदर घुंघराले बालों से। तो क्या आंसर होगा आपका? थोड़ा सा तो आपको इससे लेना होगा क्वेश्चन से, कि कवि ने घनघोर बादलों की तुलना या आकाश में उमड़ती काली घटाओं की तुलना किससे की है? तो आपको किसने देना होगा? बच्चों की काले काले सुंदर घुंघराले बालों से की है। कि जब आकाश में काली काली घटाओं को देख रहा है, उमड़ती लाइनों को देख रहा है, तो बच्चों को वो कैसी लग रही है कवि को? बच्चों की काले सुंदर घुंघराले बालों के समान कवि को प्रतीत होती है, कवि को लगती है। मैंने बताया था ना, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। कवि की कल्पना। कवि को क्या है? उमड़ते काले बादल कैसे लग रहे हैं? बच्चों की काले सुंदर घुंघराले बालों के समान प्रतीत होते हैं। अब आगे नेक्स्ट, कि उत्साह कविता का क्या संदेश है? जो संदेश है वो क्या है? कि उत्साह जो कविता है ना, उसका क्या संदेश है? क्या संदेश देती है हमें उत्साह कविता? क्या सीख मिलती है हमें उत्साह कविता से? कि बादल का गर्जन लोगों में क्रांति चेतना जगाए। कि हमें क्या है इसका संदेश? इस कहानी का जो संदेश निहित है, क्योंकि हर कहानी या कविता मोरल वैल्यू बेस्ड होती है, उसमें मोरल वैल्यू होते हैं, संदेश होते हैं, सीख होती है, कि हम उससे प्रेरित हो, सीख लें। इस कहानी से भी हमें संदेश मिलता है, सीख मिलती है ना। और इस कहानी का जो संदेश है वो क्या है हमें? कि गर्जन, कि बादल का जो गर्जन है लोगों में क्रांति चेतना जगाए, क्योंकि बादलों को किसका प्रतीक माना है? क्रांति का। और बादलों को माध्यम बनाकर लोगों में क्रांति का भाव जगाना चाहता है कवि, उत्साह का भाव जगाना चाहता है, क्रांति का भाव जगाना चाहता है। दूसरा, लोगों में संघर्ष के लिए उत्साहित करना, कि अकर्मठ जो बैठे हैं अकर्मठ ना बैठे, है ना, कर्मठ बने, कर्मशील बने, आलस्य को छोड़े, क्या करें? संघर्ष करें, यानी संघर्षशील बने, और समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर करें, अन्याय अत्याचार का विरोध करें, ताकि समाज का नवनिर्माण हो सके, लोगों में नव जीवन का संचार हो सके, ऐसा कवि चाहता है। और यही कविता का क्या है? संदेश है ना। कि लोग क्या करें? कर्मठ बने, आलस्य को छोड़ दें, और क्या करें? संघर्ष करें। क्योंकि कवि का जीवन भी क्या था? संघर्ष में। मैंने आपको बताया था ना, 3 वर्ष के थे तो माता का देहावसान हो गया, 20 वर्ष के थे तब क्या था? पिता का देहावसान। तो क्या था? संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, संघर्ष करके साहित्य के क्षेत्र में इतना योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद भी, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया, माता पिता सगे संबंधी छोड़कर चले गए, है ना, माता पिता का देहावसान हो गया। ऐसे ही इनका ही अल्पायु में क्या हो गया? माता पिता का देहावसान। और जिसके माता पिता ना हो, जीवन में संघर्ष करना, खुद से पढ़ाई करना, उसके बाद क्या है? साहित्य के क्षेत्र में जुड़ना, और सब कुछ लिखा उन्होंने, निबंध, संग्रह, कहानी, कविता, सब कुछ लिखा उन्होंने, अनुवाद भी किया इन्होंने। तो जीवन में इन्होंने भी संघर्ष किया। तो वही लोगों को सीख भी दे रहे हैं कि आम जनता क्या करे? आलस को छोड़ दे, अकर्मठ है जो, है ना, अकर्मठ ना बने, कर्मठ बने, कर्मशील बने, संघर्ष करें, और जो समाज में फैली बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें। उसके अलावा अन्याय अत्याचार का विरोध करें। तो इसके लिए कवि लोगों में क्रांति का भाव संचार करना चाहता है, लोगों को उत्साहित करना चाहता है। किसको माध्यम बनाकर? बादलों को माध्यम बनाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कि घेर घेर घोर में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ घेर घेर घोर, घेर घेर होता तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि घोर भी है तो घा घा घा, यानी क्या है? कौन सा अलंकार है? घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, घेर घेर, केवल घेर घेर है यहाँ, ललित ललित, विकल विकल में कौन सा अलंकार है? 3 अलग अलग है ये, एक है घेर घेर, एक है ललित ललित, एक है विकल विकल, 3 है। शब्दों का रिपीटेशन और अर्थ भी सेम होना, वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यदि अर्थ बदल गया तो होगा यमक अलंकार, लेकिन अर्थ यदि सेम है और शब्दों का रिपीटेशन है और अर्थ सेम, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः प्लस उक्ति, पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना, यानी शब्द का जहाँ रिपीटेशन हो, अर्थ भी सेम हो, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कल्पना कैसे पाले में कौन सा अलंकार है? से यानी वाचक शब्द हमारा, समानता निरूपित करने वाला, से का मतलब होता है समान, तो समानता निरूपित करने वाला शब्द है। तो जहां पर उपमेय की समानता या तुलना किससे की जाती है? उपमान से, वहां पर कौन सा होता है अलंकार? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर भी क्या है कि उपमा यानी से समानता बताने वाला शब्द, वाचक शब्द, तो क्या है? बच्चों की काले घुंघराले बालों के समान बताया है। किसको? आकाश में उमड़ते काले बादलों को, काली काली घटाओं को किसके समान बताया है? बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब आगे, कवि ने किसको माध्यम बनाकर देश की आम जनता को जगाना चाहा है? किसको माध्यम बनाकर? ये तो पूरे चैप्टर में ही आ रहा है। बादलों को माध्यम बनाकर देश की आम जनता में उत्साह का भाव, क्रांति का भाव, बगावत का भाव जगाना चाहा है। कवि चाहता है लोग अन्याय अत्याचार को सहन ना करें, बल्कि उसका क्या करें? खुलकर विरोध करें। ये कवि चाहता है। कर्मठ है, कर्मठशील बनाना, कर्मशील बनाना, संघर्ष करना, जीवन में आगे बढ़ते जाना, ये कवि की चाह है। किसकी? कवि की इच्छा है। और कवि यही भाव लोगों के अंदर जगाना चाहता है कि वो उत्साहित हो, कर्मठ बने, संघर्ष करें, समाज का नव निर्माण करें, ताकि खुशहाली आए, सब तरफ सुख समृद्धि आए। क्यों? क्योंकि आम जनता की प्रसन्नता में कवि की प्रसन्नता निहित है, छुपी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? व्यापक दृष्टिकोण है ना, उसके अंदर क्या है? हम का भाव है ना, ये भाव किसके अंदर है? कवि के अंदर। तो लोगों की प्रसन्नता में, खुशी में उसकी प्रसन्नता निहित है। किसकी? कवि की, निराला की, है ना। तो ये है बेटा पाठ। और अच्छा उत्साह का निराला द्वारा रचित, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में योगदान, जो मैंने बताया भी था आपको, स्वतंत्रता आंदोलन में भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्होंने कई बार जेल की यातना भी की थी। और जो हमारे छायावादी शीर्ष स्तंभ, उसमें महत्वपूर्ण स्थान इनका भी है। 4 शीर्ष स्तंभ में ये भी है एक। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 हमारे क्या है? छायावादी शीर्ष स्तंभ। तो महत्वपूर्ण योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, है ना। संघर्ष किया जीवन में और साहित्य के क्षेत्र में अपना एक पहचान बनाई, एक स्थान बनाया, है ना। तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से क्या है? प्रेरणा स्रोत है। क्लियर है बेटा? तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करिए बेटा, सुनिए, देखिए वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा।